हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2019 का, जो पेपर 5 था सिविल इंजीनियरिंग का, उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसका सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को फटाफट। पहला क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्शन एनर्जी, अगर कॉम्पेक्शन एनर्जी बढ़ाते हैं तो ड्राई डेंसिटी और ओएमसी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल चार्ट ऐसा होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा चार्ट है, ये वाटर कंटेंट है और यहाँ पे ड्राई डेंसिटी है गामा डी। तो अगर हम कॉम्पेक्टिव फोर्स बढ़ाते हैं तो ये चार्ट ऐसे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ओ एम सी डिक्रीज होता है और गामा डी इंक्रीज होता है। बस तो आपको यहाँ पे वही करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट ओ एम सी डिक्रीज बट एम डी डी इंक्रीजेस। नेक्स्ट है ट्रेजाकी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो ट्रेजाकी का इक्वेशन है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए, वो है सी इंटू एन सी प्लस क्यू इंटू एन गामा प्लस क्यू इंटू एन क्यू प्लस हाफ इंटू विड्थ टू गामा इंटू एन गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये एन गामा एन क्यू और एन सी, ये सभी के सभी किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली एंड ओनली फाइव पे। क्योंकि आप फॉर्मूला देखोगे तो सभी में सिर्फ फाइव ही एक वेरिएबल है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है एक्टिव अर्थ प्रेशर जनरली रेफर्स टू, एक्टिव अर्थ प्रेशर हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, हम जब एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालते हैं तो जहाँ पे भी हम एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल रहे हैं, जैसे कि रिटेनिंग वॉल है या फिर जहाँ पे भी वॉल कंस्ट्रक्ट किया गया है कुछ रिटेन करने के लिए, तो वहाँ पे हम ये ड्रेन कंडीशन को एज्यूम करके चलते हैं कि ड्रेन कंडीशन है, और ड्रेन कंडीशन है मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस ही करनी पड़ेगी। इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं हम किसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव और पैसिव दोनों के लिए। नेक्स्ट है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शैलो फाउंडेशन ऑन सैंड इज रिड्यूस टू अबाउट व्हेन वाटर टेबल इज राइज टू ग्राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है, और यहाँ पे है ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पे है ग्राउंड लेवल, ये है इसकी विड्थ बी। तो वाटर टेबल जब तक इसकी बी विड्थ से नीचे है, बी विड्थ से नीचे तक है वाटर टेबल, तब तक कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर ये बी विड्थ फाउंडेशन के बॉटम से बी विड्थ से ऊपर की तरफ इंक्रीज करने लगेगा तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी लीनियरली डिक्रीज होने लगेगी। और मैक्सिमम कब होगा, जब ये सरफेस मतलब ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा, और इस टाइम पे आके कितना हो जाएगा, 50%। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि कहाँ पे, अगर मान लो जो फुटिंग का बॉटम है वहां से बी विड्थ नीचे है तो इफेक्ट बताओ, तो वहां पे इफेक्ट जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो लीनियरली डिक्रीज होता है और मैक्सिमम इफेक्ट होता है ग्राउंड सरफेस पर, वो होता है 50% डिक्रीज। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ मैक्सिमम इन केस ऑफ। देखिए परमिसिबल सेटलमेंट आप आईएस कोड में आप देख सकते हैं, आईएस कोड का नंबर है 1904/1996। इस कोड में आपको परमिसिबल सेटलमेंट है, परमिसिबल सेटलमेंट मैक्सिमम गिवन है। अब आइसोलेटेड की बात करें तो आइसोलेटेड फुटिंग और क्ले के लिए है 65 mm, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड के लिए है 40 mm। ठीक है, और आइसोलेट राफ्ट ऑन क्ले के लिए क्या है, राफ्ट ऑन क्ले के लिए है 65 to 100 mm, और राफ्ट ऑन सैंड के लिए है 65 mm। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी के लिए है। तो मैक्सिमम किस में है, राफ्ट ऑन क्ले में 65 to 100 mm। नेक्स्ट है द टोटल डिग्री ऑफ इंटरमिनेसी, फाइंड करना है यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड करके। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इसमें फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है आपको। r-3 हो जाएगा एक्सटर्नल, तो r-3 फाइंड कर लेते हैं। तो r-r कितना है यहाँ पे, 2 और 1, 2 और 2 4, 4-3, तो ये हो जाएगा 1। तो एक्सटर्नल हो गया, r-3 करेंगे तो एक्सटर्नल हो गया 1, तो 4-3 1। अब इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल क्या होता है, m-2j-3। तो यहाँ पे मेंबर कितने हैं, मेंबर है 20, ज्वाइंट कितना है, ज्वाइंट है 10-3। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटरनल आएगा 3 के बराबर। ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्टैटिक इंटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम। अब स्टैटिक इंटरमिनेसी आपको फ्रेम का गिवन है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ फ्रेम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3m प्लस r माइनस 3j का। बस यहाँ पे आपको मेंबर काउंट कर लेने हैं। तो मेंबर है यहाँ पे काउंट करोगे तो 17, और रिएक्शन कितना है 2 और 1 3,
-3 इंटू ज्वाइंट कितना है 12, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18 है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2 इंच पैराबोलिक आर्च कंसीडर आर्च इज इनिशियली अनलोडेड एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज से दो बातें होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बढ़ेगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्राउन पे होगा, क्योंकि क्राउन पे बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है H टू वाई। तो जैसे ही थ्रस्ट जनरेट होगा, अगर H बढ़ेगा थ्रस्ट बढ़ेगा तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा क्राउन पे। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 2 इंच आर्च में टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीज होता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उससे हमें देखने को मिलता है कहाँ पे क्राउन पे। नेक्स्ट है फॉर अ कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ हिंज है, क्रिटिकल लोड P है, तो कह रहा है कॉलम अगर फिक्स हो जाए दोनों एंड पे, एक एंड पे और एक एंड पे फ्री हो जाए तो क्रिटिकल लोड क्या होगा। तो आप देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है P का, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ हिंज की बात करें तो इफेक्टिव लोड कितना होता है LE बराबर L के बराबर, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन LE का स्क्वायर। और अगर हम एक तरफ फिक्स और दूसरी तरफ फ्री एंड कंसीडर करते हैं तो LE कितना होता है 2L के बराबर। तो यहाँ पे LE की जगह अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट है द पिन जॉइंटेड कैंटिलीवर ट्रस इज लोडेड, यहाँ पे लोडिंग दिखाया गया, कह रहा है कि ईडी मेंबर में फोर्स फाइंड करो। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ के अबाउट मोमेंट लेना है, तो यहाँ से मोमेंट लेंगे तो क्या होगा 40 × 6 इसको बैलेंस करेगा ये रिएक्शन इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे HE और इसका मोमेंट है यहाँ पे HE इंटू 1 मिनट HE इंटू 3, ये हाइट है 3 HE इंटू 3। तो यहाँ से HE जब फाइंड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 80 किलो न्यूटन और कैसा होगा कॉम्प्रेसिव, क्योंकि यहाँ से ये रिएक्शन ऐसे अप्लाई होगा तो ये इसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिंपली सपोर्टेड RCC बीम कैरिंग UDL और डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 100 mm। तो कह रहा है कि अगर दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाए, फिक्स बीम होगा, सेम लोडिंग है, तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में बहुत ईजी है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है WL3/24 WL3/24 EI, और फिक्स बीम के केस में क्या होता है डिफ्लेक्शन, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है 5/384 WL4 EI, ये सिंपली सपोर्टेड केस में है। और अगर हम फिक्स बीम की बात करें तो PL3 डिवाइड बाई 192 EI, मतलब ये सब कितना रेशियो है 1/4 है। तो 1/4 आपको यहाँ फाइंड करना है, तो 1/4 जब आप फाइंड करोगे तो आएगा 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L m² / 2 EI विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे m² m के प्रोपोर्शनल है, तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात करें तो WL²/8, कैंटिलीवर की बात करें WL²/2 और फिक्स बीम की बात करें WL²/12 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे ज्यादा किस में है WL²/2 का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, इसलिए कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा। नेक्स्ट है द फोर्स इन मेंबर AB ट्रस सोन बिलो। अब AB मेंबर में फोर्स बताना है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे जॉइंट इक्विलिब्रियम, तो जॉइंट इक्विलिब्रियम अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इसका फोर्स 0, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन स्पेस। अगर 2D होता मतलब प्लेन होता तो 3 Fx Fy और M, और अगर 3D है तो क्या होगा, 3 फोर्स होंगे Fx Fy Fz और Mx My Mz, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन टू दैट ऑफ द सेम कैरिंग लोड और UDL। मतलब पॉइंट लोड के केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन का आपको यहाँ पे रेशियो बताना है। तो डिफ्लेक्शन देखिए, डिफ्लेक्शन क्या होगा WL3 डिवाइडेड 48 EI, ये होता है पॉइंट लोड के केस में, और इसको आपको डिवाइड कर देना है UDL के साथ। तो आपको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5WL4 डिवाइड बाई 384 EI। जब इसको आप कट करोगे तो ये मिलेगा 8/5 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्च इज अ बीम एक्सेप्ट फॉर, आर्च एक बीम है सिर्फ इस चीज को छोड़ के, इट डज नॉट अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बाकी कंप्लीटली ये बीम की तरह ही होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता क्योंकि वहां पे अबटमेंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम किसको सॉल्व करते हैं, स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को। 3 इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर 2D एंड 6 इक्वेशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर 3D। नाउ अगर इनडिटरमिनेट है तो हमें इसके लिए एडिशनली क्या चाहिए,
कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए। तो दोनों की जरूरत पड़ती है, 3 तो हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी का रिमेनिंग हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर टू अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ फोर्सेस टू बी रिलीज्ड। द नंबर ऑफ फोर्स को कितना रिलीज करना पड़ेगा जितने उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है। मतलब देखो किसी के स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 1 है, मींस उसमें 4 अननोन फोर्स हैं, तो 3 तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड कर लेंगे और एक के लिए हमें उसको रिलीज करना पड़ेगा। अगर वो रिलीज कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसमें डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, तो ये हो जाएगा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मींस अनस्टेबल, प्लास्टिक इंज फॉर्म हो जाए। तो कौन सा कंडीशन, देखो ये है तो परफेक्ट ट्रस है, अगर ये है तो ओवर स्टिफ है, मतलब इसमें मेंबर ज्यादा है, और ये है डिफिशियंट ट्रस, इसमें मेंबर कम है। मान लो कोई ऐसा ट्रस है जिसमें एक मेंबर कम है, तो ये परफेक्ट ट्रस है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये एक डिफिशियंट ट्रस, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन अपना डिफिशियंट ट्रस का। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मैंने अभी बताया था, पिछले वाले पेपर में आया था, ये कितना है 2p/l होता है सडनली के लिए, और p/a होता है ग्रेजुअल के लिए। द शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन पे चाहे मेजर पे चाहे माइनर पे दोनों पे ही 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम शियर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता है। द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल is a value of strength below which not more than 5% of the samples or 5% of the test results are expected to fall, as 4, 5, 6 डायरेक्टली लिखा हुआ है। और लोड केस में क्या होगा, करेक्टरिस्टिक लोड किसको बोलते हैं, नॉट मोर देन 95% ऑफ द चांस टू एक्सीड। तो लोड केस में 95% ऑफ चांस एक्सीड नहीं होने का है, और स्ट्रेंथ के केस में ये नहीं है कि 100 में से 5 से ज्यादा फेल, मतलब कम स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है द डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स ऑफ अ कॉलम, ये एज 4, 5, 6 का क्लॉज है कि 12 mm से कम हमें प्रोवाइड नहीं करना है। द नंबर ऑफ ट्रेड इन द फ्लाइट इज इक्वल टू कितना, राइजर -1। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जितना राइजर है उसमें से एक माइनस करोगे तो उतने बराबर होगा किसके, ट्रेड के, स्टेयर केस में। एज पर एज 4, 5, 6 2000 द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेस ब्लॉक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ भी नहीं है, 0.36 है, उसमें 2 मेंशन नहीं, 0.36 इंटू XU इंटू बी। और ये आप स्ट्रेस ब्लॉक कैसा है, उसमें इस तरह का स्ट्रेस ब्लॉक है, इसका जो एरिया है और इसकी जो सेंटर है 0.42 इंटू XU पे, ठीक है। इसकी जो CG की डेप्थ है यहाँ से 0.42 XU पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इन प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसिल स्टील, कितना, M40 फॉर प्री टेंशनिंग एंड M30 फॉर पोस्ट टेंशनिंग। और हाई स्ट्रेंथ आपको पता है इसमें जो स्टील यूज करते हैं उसकी 1000 मेगापास्कल, 1200 मेगापास्कल, 1500 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ होती है, जो कि नॉर्मल में 415 यूज करते हैं या 500 यूज करते हैं। सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन कितना एज्यूम करते हैं हम, 10%, जो भी कॉलम कलर है, थंब रूल है, ये एग्जैक्ट नहीं है बट एज अ थंब रूल हम 10% एज्यूम करके फिर हम डिजाइन करते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ कंक्रीट रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज इक्वल टू शियर फोर्स क्या है, टाउ इज इक्वल टू VU अपॉन BD इंटू J। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विड्थ को ऊपर हटा दो, D और J मिलकर क्या बनेगा, मतलब ये लीवर आर्म है, ठीक है। लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स के सेंटर और टेंसाइल फोर्स के सेंटर, सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं Z, लीवर आर्म, ठीक है। तो D हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 4, 5, 6, अगर स्लैब जो 2 वे स्लैब है और कॉर्नर हेल्ड डाउन है, मतलब लिफ्टिंग के लिए रोका गया है, तो कह रहा है कि आप इसके लिए क्लॉज देखिए, सिंपल सा क्लॉज में गिवन है, कौन सा, एनेक्सर D 1.2 में गिवन है कि 2 स्ट्रिप में डिवाइड होगा, मिडिल और एज स्ट्रिप में। तो मिडिल स्ट्रिप की जो विड्थ होगी, मिडिल स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो होगी 3/4 ऑफ द विड्थ, वो होगी 3/4 ऑफ द विड्थ, आपको इस क्लॉज में मिल जाएगा S4, 5, 6 के। और जो एज स्ट्रिप होगी, एज स्ट्रिप की होगी 1/8 ऑफ विड्थ, ठीक है। तो यहीं पे अगर मिडिल की जगह एज पूछ लेता तो 1/8 ऑफ विड्थ, और अगर मिडिल पूछा है तो 3/4 या 3/4। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए कितना है 1.5, और 1.55 किसके लिए है, स्टील के लिए। याद रखिए यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड, अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता तो कंक्रीट के लिए 3 है और स्टील के लिए 1.7 है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए 3 है और स्टील के लिए 1.7 है, लिमिट स्टेट में 1.5 है और 1.15 है स्टील के लिए। नेक्स्ट है इफ डी इज द अलाउबल, आप अगेन ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट पूछा है कि बॉन्ड स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ। तो डेवलपमेंट लेंथ LD के लिए हमने देखा था एस 4, 5, 6 से क्लॉज नंबर 26.2.1 में आपको मिलेगा, LD इज इक्वल टू
फाई इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। फाई क्या है, डाया, सिग्मा एस क्या है, अलाउबल स्ट्रेस 0.87 एफ वाई लेते थे, और टाउ बी डी क्या है, अलाउबल बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है ए। एफ टी यहाँ पे बस सिंबल चेंज कर दिया, अलग अलग और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फाई की जगह डी दे दिया है, सिग्मा एस की जगह एफ टी यहाँ पे डिनोट कर दिया है, और टाउ बी डी की जगह एफ बी डिनोट कर दिया। बाकी आपको याद है तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस, तो क्या होगा, डेप्थ ऑन न्यूट्रल एक्सिस आल्सो इंक्रीजेस। डेप्थ ऑन न्यूट्रल एक्सिस क्या है, बेसिकली स्टील जो नीचे हमने लगाया है और ऊपर जो कंक्रीट है, ये कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस, ये डिपेंड कर रहा है कि दोनों के फोर्स बराबर, कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स को अगर आप बराबर करोगे तो ये जिस लोकेशन पे आके दोनों बराबर होंगे वही होगा न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब स्टील की कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए कंक्रीट को अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए न्यूट्रल एक्सिस को नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी तो एक एरिया बढ़ेगा कंक्रीट का, इसलिए नीचे शिफ्ट होता है क्योंकि दोनों को बराबर होना है। नेक्स्ट है, इन आरसीसी बीम, एन आरसीसी बीम नॉट प्रोवाइडेड विद शियर, अगर किसी आरसीसी बीम में शियर रिइंफोर्समेंट अगर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है तो क्रैक होगा, वो कितने एंगल पे होगा, सिंपल सी बात है, शियर क्रैक होगा और वो होगा 45 डिग्रीज पे, 45 पे होता है शियर क्रैक, और 135 डिग्री पे होता है, दो जगह पे होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अगर हम मोर सर्कल ड्रॉ करते थे तो आपको अगर याद हो तो मोर सर्कल में एक तो होता है ये 45 डिग्री पे मैक्सिमम, और नीचे की तरफ होता है 135 पे मैक्सिमम। और एनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग अ सी कोस्ट, तो कह रहे हैं मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए, एज पर एस 456। तो अगर आप 456 की बात करें तो क्लॉज नंबर है 8.2.8। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M20 फॉर पीसीसी और M30 फॉर आरसीसी, क्लियरली गिवन है M30। नेक्स्ट है, इफ द डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इज डी, द एंकरेज वैल्यू फॉर हुक। अगेन ये डायरेक्ट 456 का क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए इसके लिए कौन सा क्लॉज है, 26.2.2.1। इस क्लॉज में गिवन है कि हुक के लिए, कौन सा हुक, यू टाइप हुक के लिए मैक्सिमम कितना लेना है, 16D के बराबर, ठीक है, मैक्सिमम एंकरेज वैल्यू। और वहीं पे अगर बेंड की बात करें तो 4.5 लेना है, 4.5 मतलब 4 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार फॉर ईच 45 डिग्री बेंड, और सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16.5। तो अगर बेंड की बात करें तो हर एक 45 डिग्री बेंड के लिए, हर एक 45 डिग्री बेंड के लिए, हर एक 45 डिग्री बेंड के लिए आपको कितना बढ़ाना है, 4.5 कंसीडर करना है, 4.5 कंसीडर करना है क्या, एंकरेज लेंथ, ठीक है। और स्टैंडर्ड यू टाइप हुक के लिए 16D। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर अ फ्रेश कॉन्क्रीट, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ द पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट डिवाइडेड बाय फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। तो पार्शियली मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, फुल्ली कॉम्पैक्टेड के बराबर, तो दोनों का रेशियो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। As per IS 456, in the limit state of design of flexural member, the strain in enforcing bar under tension। तो अगेन आपको ये IS 456 की क्लॉज में दिया हुआ है, अगर यहीं पे कंक्रीट में पूछा होता है तो 0.0035 हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन अगर स्टील में पूछा है तो क्या होगा, FY/1.15 ES प्लस, आपको ये क्लॉज नंबर मिलेगा कितने में, क्लॉज नंबर मिलेगा 38.1 नंबर क्लॉज में IS 456 में। नेक्स्ट है, कोलोबियल सॉइल और टॉलस सॉइल किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ग्रेविटी के द्वारा होता है। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड, टॉलस यहाँ पे आंसर आएगा। जिसको, अच्छा दूसरी चीज और क्या पूछते हैं, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट किसके द्वारा बनता है, तो ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, वाटर के द्वारा एलुवियल, विंड के द्वारा एओलियन। नेक्स्ट है, फ्लो नेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इससे हम 4 चीजें निकाल सकते हैं, सीपेज, एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इससे हम कभी भी के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वाइड रेशियो प्रेशर डायग्राम इज शोन फिगर, वाइड रेशियो प्रेशर दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मतलब एवी की वैल्यू पूछा है, तो एवी की वैल्यू हम जानते हैं कि एवी किसके बराबर होता है, एवी इज इक्वल टू 1 चेंज इन पोरोसिटी, और सॉरी वाइड रेशियो डिवाइड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो चेंज इन वाइड रेशियो कितना है यहाँ पे 0.1, और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है 0.5, तो 1/5 करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर स्क्वायर पर टन, ठीक है। नेक्स्ट है, विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स, तो सीसी की वैल्यू डायरेक्टली कंप्रेशन इंडेक्स जो रिलेटेड होती है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइड बाय
log सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1। तो कह रहा है कंप्रेशन इंडेक्स का लिक्विड लिमिट के साथ क्या रिलेशन था। लिक्विड लिमिट के साथ क्या रिलेशन होता है, अगर अनडिस्टर्ब सैंपल है तो 0.009 इंटू लिक्विड लिमिट माइनस 10, और अगर डिस्टर्ब सैंपल है तो 0.007 इंटू लिक्विड लिमिट माइनस 10। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड लिमिट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इंक्रीज होगा तो दोनों इंक्रीज होंगे साथ में, ठीक है। तो 41 का हो गया बी। नेक्स्ट है द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल। ड्राई डेंसिटी गिवन है इतना, सैचुरेशन वाटर कंटेंट गिवन है 50%, देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी। देखिए मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि यहाँ पे डेटा इनसफिशियंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे गिवन है ड्राई डेंसिटी, तो गामा डी गिवन है, और हम जानते हैं गामा डी इज इक्वल टू गामा बी प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। मतलब इससे हम बल्क डेंसिटी तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बल्क डेंसिटी क्या है, गामा डी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस डब्ल्यू से तो गामा बी निकल जाएगा बल्क। लेकिन और गामा गामा डी वैसे क्या होता है, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। हम इसमें अगर इंसर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ना तो पोरोसिटी की वाइड रेशियो गिवन है, ना ही हमें जी की वैल्यू गिवन है। गामा डब्ल्यू तो चलो हमें पता है, तो अगर हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमारे लिए दो अननोन हो जाएंगे। चलो हम जी को भी एज्यूम ही करेंगे तब जाके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर सैचुरेटेड पूछा है तो गामा सैचुरेटेड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड होता है जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम जी एज्यूम करेंगे तब हमें ई यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इंसर्ट करोगे यहाँ से जी को एज्यूम करके 2.65, तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे डेटा इनसफिशियंट है, बट ये भी हो सकता है कि बीपीएससी वालों को कोई भरोसा नहीं है, वो गामा बी को यहाँ पे सैचुरेटेड समझ रहे हो, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर अगर मैं सैचुरेटेड डेंसिटी को ही यहाँ पे गामा बी मान लेता हूँ, याद रखिए मैं इस क्वेश्चन पे डाउटफुल हूँ, बिना सफिशिएंट डेटा को इसको नहीं फाइंड कर सकते, एक वैल्यू तो और देना चाहिए कम से कम उनको, एटलीस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू अगर गिवन होता तो हम आराम से इसको फाइंड कर सकते थे, सिंपली हम ई फाइंड करके। क्योंकि हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी भी फाइंड करने अगर जाए तो सैचुरेशन वाटर कंटेंट तो गिवन है पर फुल सैचुरेशन की वैल्यू में गिवन नहीं है, सैचुरेटेड है कि नहीं है, तब भी हमें एक डेटा यहाँ पे कम पड़ेगा। तो अगर हम इसी को गामा बी मानते हैं तो आंसर ये हो जाएगा सिंपली, क्योंकि गामा डैश मतलब सैचुरेटेड सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू कितना है 1, तो 2.25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, याद रखिए ये मेरी तरफ से थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख ले, मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस, मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे जैसे लोड अप्लाई करते हैं वैसे वैसे शियर स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होता है सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। पहले से उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे जैसे हम एक्शन करते हैं वैसे वैसे रिएक्शन आता है। तो ये हो गया अप्लाइड शियर स्ट्रेंथ के इक्वल होता है, शियर स्ट्रेंथ के नहीं, अप्लाइड शियर स्ट्रेस के इक्वल। क्वेश्चन भी उन लोगों ने गलत लिखा है। अप्लाइड शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, अप्लाइड शियर स्ट्रेस होता है, जो अप्लाई किया था उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेंथ तो पहले से होता है। नेक्स्ट है इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल इज कंसिडर्ड एज, सॉइल कितने फेज में कंसिडर किया जाता है, तो हम जानते हैं 3 फेज होता है, सॉलिड, सॉलिड, वाटर और एयर, ठीक है। वाटर और एयर किसमें फिल होते हैं, वाइड्स में, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम वेट की बात करें तो वेट में हम सिर्फ हम दो ही चीज कंसिडर करते हैं, डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, इसका वेट हम कंसिडर नहीं करते। तो 3 फेज हो गए यहाँ पे, 3 फेज सिस्टम। नेक्स्ट है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, स्किन फ्रिक्शन पे भी और पॉइंट स्किन रेजिस्टेंस पे भी। मतलब ये अगर पाइल है तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो उसको भी हम काउंट करते हैं, और स्किन पे जो रिएक्शन फ्रिक्शन मिलेगा उसको भी हम, एंड बियरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल आपने सुना होगा, तो दोनों ही कंसिडर करते हैं, दोनों ही हमें मिलता है, ठीक है। अब वेल फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ, वेल फाउंडेशन क्या होता है, ओपन केशन टाइप का होता है, जिसमें अपर साइड तो ओपन होता है लेकिन नीचे का क्लोज होता है, तो ये ओपन केशन टाइप का है। नेक्स्ट है टू सॉइल सैंपल ए और बी है, पोरोसिटी गिवन है, आपको वाइड रेशियो निकालना है, तो वाइड रेशियो पता ही है आपको, वाइड रेशियो इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन होता है। तो यहाँ पे आपको E1 डिवाइड बाई E2 करना है, तो एन आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है, एन आपको पता है कि एन कितना है 40% है, तो 4 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 हो जाएगा, और अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये भी हो जाएगा 4/6। तो आप यहाँ पे कट कर दो, तो ये कट करने के बाद कितना मिलेगा आपको 4/9। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कोई इससे क्वेश्चन पूछते हैं, C गामा W इंटू डायनामिक विस्कोसिटी इंटू E क्यूब
डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या है, पार्टिकल का साइज। पार्टिकल का साइज के साथ पूछते हैं कई बार, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। गामा डब्ल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायनामिक विस्कोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वाइड रेशियो का पावर किसके साथ होता है, थर्ड पावर के साथ। अब क्या क्वेश्चन पूछा है वो देख लीजिए। क्या टेम्परेचर के साथ पूछा है, तो टेम्परेचर के साथ इसमें किस में रिलेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ डायनामिक विस्कोसिटी के साथ। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, विस्कोसिटी घटता है। तो विस्कोसिटी घटेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब अल्टीमेटली टेम्परेचर के साथ क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन नहीं, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब बी आंसर। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होता है, के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव। ये ज्यादा होता है के नॉट किससे, के ए से, एक्टिव अर्थ प्रेशर से। और इन सब में सबसे ज्यादा कौन होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो के नॉट, के ए की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। और के पी क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे के नॉट की वैल्यू हमेशा इंटरमीडिएट होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आपको गिवन है और क्ले की फ्रैक्शन गिवन है 24। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्टिविटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आईपी डिवाइड बाई क्ले फ्रैक्शन का परसेंटेज। तो आईपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। डब्ल्यू एल कितना है 65 माइनस 29 और क्ले फ्रैक्शन कितना है 24। जब इसको आप कट करेंगे तो आएगा 1.5। ये हो गया मेरी तरफ से आंसर। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर 6 में। थैंक यू ऑल। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।